डॉक्टर की जो एज है वो नॉर्मल पब्लिक से कम है, करीब 10 साल का फर्क है। अगर हम अपने यहाँ देखें ना, किडनी डैमेज होने के जो दो बड़े कारण हैं, वो एक तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। ऐसा होता है तीसरा सबसे बड़ा कारण पत्थर ही है। खुद इतना बड़ा होता चला जाता है जिससे हम लोग की भाषा में स्टैगहार्न स्टोन कहते हैं। कई सारे सींग वाला पत्थर बन जाता है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा होता है कि क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते भी इंसान को कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं? ये बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि आपके किडनी में स्टोन हो और आपको कोई दर्द ना हो। प्रोस्टेट नाम सुनते ही लगता है कि बहुत डरावनी चीज है। तो ये प्रोस्टेट है क्या? कैंसर में ये कैसे बदल जाता है? प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन है, इसको ऐसे समझ, यानी कि जितने मर्द हैं सबको प्रोस्टेट है। अगर ये प्रोटीन ज्यादा है इसका मतलब है किडनी डैमेज 100%। 100% पे तो हम लोग कुछ नहीं कहते कभी, लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन डेफिनेटली किडनी को नुकसान करती है। किडनी को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली कोई एक लाइफ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने पूरा पॉडकास्ट आज देख लिया तो आपकी किडनी की 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हमारी यूरिन का कलर क्या होना चाहिए? अगर ज्यादा रेड हो रहा है, येलो हो रहा है, यहाँ तक कि यूरिन कलर ब्लू और पर्पल भी होता है, ये तो आज मुझे पहली बार पता चला। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतिपाल सिंह। इनकी मैं तारीफ क्या करूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ। KGMU गोल्ड मेडलिस्ट हैं, SGPGI गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और पता नहीं क्या क्या इनके पास तो अवार्ड्स हैं। आपकी किडनी को लेके, प्रोस्टेट को लेके इनसे अच्छा इंसान इस समय तो कोई नहीं लगता मुझे। आज हमने इतने सारे मिथ्स पे बात की कि चाय कैसे हानिकारक है, कॉफी कैसे हानिकारक है, नींबू का पानी हमारी किडनी के लिए कितना अच्छा है, बाकी और इतने सारे मिथ्स जो हमारे दिमाग में होते हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। प्रोस्टेट एग्जैक्टली करता क्या है, कैसे हार्म कर रहा है हमें, और क्या क्या चीजें हमारी बॉडी को हार्म कर रही है जो कि हमारे यूरिन के थ्रू निकल के हमें बताती है। आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलते रहें। एक स्टडी हुई अपने IIM की, वो ये कहती है कि डॉक्टर की जो एज है वो नॉर्मल पब्लिक से कम है, करीब 10 साल का फ़र्क है। डॉक्टर आम पब्लिक से 10 साल कम जीते हैं। अच्छा, सर्जन और ज़्यादा कम जीते हैं। सर्जन्स डाई अर्ली देन फिजिशियंस एंड एज ए होल डॉक्टर्स डाई अर्ली देन द कॉमन पब्लिक। ये डेटा है। और इसके पीछे का रीजन स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल लाइफ। डॉक्टर जितना आपको बताता है करने को, उनमें से खुद कुछ भी नहीं कर रहा होता है। बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा ये है। डॉक्टर वॉक नहीं कर पाता, हाँ। कब करेगा? सही बात है। डॉक्टर एक्सरसाइज नहीं करता, डॉक्टर की डाइट का कुछ पता नहीं है। स्लीप कब लेता है, कब नहीं लेता है, पता नहीं। स्लीप उसकी डिस्टर्ब बहुत होती है, और यही सारे काम तो आपको बोलता है। बिल्कुल। वॉक किया करो, टाइम्स खाना खाया करो, प्रॉपर नींद लिया करो। तो वही नहीं ले पाता है। ये तीनों काम वो नहीं करता है, इसलिए उसका लाइफ स्पैन कम है बाकी पब्लिक से। अरे मैं नहीं कह रहा, ये हाँ, नहीं स्टडीज कह रही है ना। स्टडी कह रही है, IIM की स्टडी। इन्हीं सब चीज़ों का तो फिर इफेक्ट किडनी पे भी आ जाता है ना। ओवरऑल बॉडी पे आता है, हर चीज़ पे आएगा। स्ट्रेस सबसे खराब चीज़ है। कोई आप भी सेल नहीं जिस पे इम्पैक्ट न डाले। तो डॉक्टर साहब, हम लोग जैसे अगर किडनी के टॉपिक को ले, तो किडनी का एक्चुअल काम है क्या, और किडनी हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि भगवान ने वो 2 दी? किडनी का जो काम है हमारे लिए, वो एक ही एक्चुअल काम है किडनी का, मोटे तौर पे जो हम आम पब्लिक को समझना चाहिए कि किडनी का काम है शरीर से एक्सेस गंदगी या एक्सेस पानी को बाहर निकालना। तो जो भी हमारे शरीर में एक फैक्ट्री चल रही है, खाना जलाने से लेके खाना बनाने तक की पूरी एक फैक्ट्री है। कुछ चीज़ें हम बॉडी में खुद बना लेते हैं, और कुछ जो हम खाते हैं उनको बॉडी अलग अलग पार्ट्स में तोड़ती है ताकि बॉडी के काम चल सकें। उस सब में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री होती है तो कुछ उसकी फैक्ट्री के बाई प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी भी यही काम करती है, जो गंदगी जितनी हमारे अंदर हुई उसको छान के बाहर निकालना, ये किडनी का पहला काम। ठीक है। दूसरा काम क्या है कि जितना हम पानी पीते हैं उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीने पे तो हमारा कोई बहुत सारा पानी पी लेगा। तो अगर किडनी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल पे वाटर रेगुलेशन नहीं करेगी, पानी का रेगुलेट नहीं करेगी, तो पिया हुआ पानी अंदर रह जाएगा। तो किडनी फिर वो एक्सेस पानी को निकालती है, या कभी किन्हीं सिचुएशन में पानी पी नहीं पाए तो एक्सेस पानी को तुरंत
रोक के हमारी बॉडी को। तो किडनी गंदगी निकालने के लिए और वाटर कंट्रोल करने के लिए 2 मेन काम करती है। तीसरे कुछ और काम हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग जाएंगे, जिसमें कि किडनी खून बनाने में मदद करती है। किडनी एक ऐसा तत्व है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वो बनाती है जिससे कि खून बनने में सहायता मिलती है। ओके। और किडनी क्या करती है, और किडनी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत काम करती है। अच्छा। हाँ, तो अब जनरल अगर देखें ऐसे मोटे तौर पे आप देखेंगे कि आपको लगेगा किडनी का काम खाली गंदगी निकालना है, बट एक्चुअली किडनी के 2 और इम्पॉर्टेंट काम है। इसीलिए ज़्यादातर किडनी के जो मरीज होते हैं उनको हम लोग, उनको खून की कमी होने की वजह से हमें एक एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन सबको लिखा जाता है। और सारे किडनी के मरीजों का बीपी शूट कर जाता है, इसलिए वो क्योंकि किडनी ये दोनों काम भी करती है। तो टोटल चारों काम बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी के। तो ये जो दोनों किडनीज हमारी डिवाइडेड है, इनके काम भी डिवाइडेड है या दोनों सिमिलर काम करते हैं बट अपने टाइम इंटरवल को डिवाइड करके? अच्छा, जैसे आपने कहा ना 2 क्यों दी भगवान ने, हाँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरी समझ से। हाँ। ईश्वर ने ज़्यादातर चीज़ें 2-2 ही बनाई शरीर पे, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे दिल एक बनाया, लीवर एक बनाया, दिमाग के भी बनाया, 1-2 हिस्से बना दिए। मेजरली 3 हो जाता है ना? वैसे 2। तो 2-2 देने के पीछे वजह शायद ये है कि एक आपको एक्स्ट्रा दी हर चीज़। जैसे स्कूटर में एक स्टेपनी लगा करती थी, तो एक आपको स्टेपनी दी है कि अगर बाई चांस कभी एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चल जाए। एक आंख खराब हो जाए तो दूसरे से नज़र पूरी रहेगी, एक कान खराब हो जाए इससे सुनते रहेंगे। तो 2-2 देने के पीछे पर्पज़ यही है ना, दोनों काम बराबरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये इन सीरीज काम करते हैं कि जब ये बंद होगी तो ये शुरू होगी, ये करेगी तो ये ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, 50-50% काम करते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि एक किडनी काम करती है, दोनों बराबर। ओके। तो जैसे हमारी जो यूरिन होती है, किडनी यूरिन बनाएगी, उसको फिर फ्लश आउट करेगी, तो हमारी यूरिन के कलर्स भी अलग अलग होते हैं अलग अलग टाइम पे। मेरी अगर तबीयत ख़राब है तो मेरा कलर या तो ग्रीनिश टोन में आ जाएगा, नहीं तो डार्क येलो हो जाएगा। और मैं अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाइटिश में रहेगा थोड़ा सा। इनमें क्या डिफरेंस है और हम क्या सिर्फ यूरिन से जान सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है? अब यूरिन का कलर ज़्यादातर मामलों में इस बात पर डिपेंड करता है कि यूरिन कितना बन रहा है। ओके। पानी की शरीर में मात्रा क्या है। तो अगर मान लीजिए कुछ सिचुएशन, जैसे मुझे बुखार आ रहा है, तो बुखार में शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर से, जिसे हम लोग कहते हैं इनसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं। सांस से भी पानी निकलता है भाप बन के, और स्किन से भी पानी निकलता है पसीना बन के। तो अब मान लीजिए 3 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं पानी निकलने के शरीर से, मोटे मोटे मान लें। सांस के थ्रू निकल रहा है, स्किन से थ्रू निकल रहा है, यूरिन के थ्रू निकल रहा है, और पॉटी में जाता है। ठीक है। ठीक। अब किसी एक जगह से अगर पानी ज़्यादा निकलने लग गया, जैसे बुखार आया तो यहाँ से बहुत पानी जा रहा है, सांस से पानी जा रहा है, तो किडनी ऑटोमेटिकली पानी को रोकेगी। उसका काम है पानी को कंट्रोल करना ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ओके। तो यूरिन ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। कंसनट्रेटेड यूरिन सदैव पीला होता है। यूरिन जितना कंसनट्रेट होता जाएगा उतना पीलापन आता जाएगा उसमें। तो पीला यूरिन ज़्यादातर मामलों में जो है वो मार्कर है कि हमारा पानी की शरीर में कमी हो रही है, या किडनी किसी भी वजह से पानी रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है। जैसे ही ज़्यादा यूरिन बढ़ता जाएगा हमारे अंदर, यानी जैसे जैसे पानी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो फिर किडनी उस पानी को बाहर निकालना शुरू करेगी। तो वो पानी के कलर के जैसा धीरे धीरे पेशाब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यानी कि एक लेवल आएगा कि जैसा पानी पी रहे हैं वैसा ही बिल्कुल यूरिन वैसे ही निकल रहा है। हाँ। क्योंकि जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता किडनी ने रोक लिया, बचा हुआ सारा का सारा वैसे के वैसे निकाल दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जितने कलर हैं, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, यूरिन ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, वायलेट हो सकता है, कोका कोला हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, बहुत कलर की यूरिन हो सकते हैं। करीब मान के लिए जितने आप कलर सोच सकते हैं सब कलर आ सकते हैं। ब्लू पर्पल तो मैं पहली बार ब्लू पर्पल भी होता है। ठीक है। अच्छा। पर्पल यूरिन सिंड्रोम कहते हैं, ब्लू यूरिन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस हैं, कॉमन लाइफ में नहीं देखने को मिलते पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा। तो सफ़ेद यूरिन और येलो यूरिन के अलावा जितने यूरिन है वो सब बीमारी है। एकमात्र कंडीशन बनती है कि जब येलो यूरिन होता है वो होता है पीलिया में। अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसका यूरिन येलो हो सकता है, तो वो एक कंडीशन है, अदरवाइज नहीं। तो अगर जब कभी भी किसी को कोई और कलर का यूरिन दिखे, कान खड़े हो जाने चाहिए, तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, चेक कराना है कि भैया ऐसा क्यों हुआ। ओके।
ये तो वार्निंग साइन है ना फिर तो पूरा। बिल्कुल वार्निंग साइन है। ओके, यूरिन का एनी कलर अदर देन वाटर कलर, पेल येलो या पेल येलो, या तो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉ कलर यूरिन इज द परफेक्ट यूरिन। अगर वाटरी यूरिन हो रहा है बिल्कुल, इसका मतलब आप बहुत पानी पी रहे हो, ओके, तो आप अच्छा नहीं कर रहे। और अगर डार्क यूरिन हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत कम पानी पी रहे हो, तो भी ठीक नहीं कर रहे। तो स्ट्रॉ कलर यूरिन पे फोकस करना है। तो ये पानी का जजमेंट इंसान कैसे करे? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ जो सोसाइटी में है वो कि एक इंसान को 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। उसमें से कुछ लोग ऐसे डिवाइडेड हैं जो सुबह ही 2 लीटर पानी पी लेते हैं, कहते हैं कि हमारा आज का इनटेक पूरा हो गया, जो कि फिर 8 to 10 टाइम्स वॉशरूम जाके उसको फ्लश आउट कर देता है। उनको लगता है मेरे सारे टॉक्सिन्स निकल गए। दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि सिप करते करते पूरे दिन पानी पीते हैं और इतना ज़्यादा पी जाते हैं कुछ लोग कि फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि यार अब मेरा पेट ना हिल रहा है, इसमें स्टमक में भी हिल रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। तो ये टू मच ऑफ वाटर या टू लेस ऑफ वाटर, ये कैसे एक प्रॉब्लम है और हम कैसे जज करें कि किसको कितना पानी चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, और ख़ासतौर पे आज के वक्त में जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के ढेर सारा पानी पीने की तरफ इशारा करते हैं या गाइड भी करते हैं लोगों को। जैसा आपने कहा कि 5 लीटर पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं दिन भर अस्पताल में रहता हूँ, ज़्यादातर अस्पताल आज के वक्त में सब एसी है, और एक लेबर है जो सड़क पे काम करता है, रोड बना रहा है, धूप है। अब आपने कह दिया कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए सबको, मैं 4 लीटर पीऊँ और वो 4 लीटर पिए, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, नहीं सही है। उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेरी रिक्वायरमेंट कम है। उसके लिए 4 लीटर भी कम है, बिल्कुल, और मेरे लिए 4 लीटर बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी सिचुएशन आते हैं, एक आदमी जिसका वजन 35 किलो है और एक आदमी वजन जिसका 100 किलो है, दोनों आदमी बराबर बराबर पानी पी सकते हैं क्या? नहीं। एक आदमी, उसको हार्ट फेलियर की बीमारी है, जिसका दिल पूरा पंप नहीं कर पाता, हार्ट फेलियर, और एक नॉर्मल आदमी है, अगर वो 4 लीटर पानी पी लेगा तो उसका क्या होगा? लंग्स में मर जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी और उसकी डेथ ही हो जाएगी एक्चुअली। सही बात है। तो जो लोग इस तरीके की एक ब्लैंकेट, जिसे हम लोग कहते हैं, कि एडवाइस देते हैं कि सबको 4 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर, उससे बड़ा डिससर्विस टू दिस सोसाइटी कोई नहीं कर रहा। वन रूल फॉर ऑल ऐसे चलाता है ना, वो कहते हैं ना कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट नाप का जूता होता है, एक ही जूता सब लोग नहीं पहन सकते। सेम यहाँ पे भी है। तो अब पानी की रिक्वायरमेंट हमको हमारे लिए जज करनी, इंडिविजुअलाइज करनी है। ठीक है, ठीक, मोटे तौर पे ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए आदमी को। ठीक है, बट जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है? वो ये है कि हर किसी की पानी की रिक्वायरमेंट जो है उसके यूरिन के कलर से जज होती है। आप अपने पेशाब पे नज़र रखें, अगर आपका पेशाब स्ट्रॉ कलर होता है, जैसा भी हम लोगों ने बात की, इसका मतलब आपका पानी का लेवल ठीक है। एक बार आप स्ट्रॉ कलर भी बता दो जो लोग देख रहे हैं उनको कि स्ट्रॉ कलर एग्जैक्टली क्या है। स्ट्रॉ कलर का मतलब है जैसे भूसा होता है, तो भूसे का रंग का पानी, या जैसे कह सकते हैं कि मेरी शर्ट है, मैं भूसा ऐसा पानी, भूसा समझते हैं, भूसे का रंग का पानी, या भूसा पानी में डुबो दो तो जैसा पानी बन जाता है, ठीक, वो स्ट्रॉ कलर हो गया। अब अगर उससे गहरा हो रहा है तो कम पी रहे हैं, तो आप समझ गए कि आपको पानी बढ़ाना है। ठीक है। उससे पतला हो रहा है, यानी कि बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है, जिसका मतलब आप ज़्यादा पानी पी रहे हो, आप अपना पानी थोड़ा कम करो, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं करता। ये सोचना कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा तो मैं ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके घर में RO वाटर का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। आप उससे दिन भर में 5 लीटर पानी निकालते हैं। ठीक है। और मैं अब उससे 50 लीटर पानी रोज़ निकालता हूँ, किसका फिल्टर जल्दी ख़राब होगा? 50 लीटर का। 50 लीटर ओवर यूज हो रहा है। इसको हम लोग की भाषा में किडनी में कहते हैं हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी। ओके। अगर किडनी से हम एक्सेसिव वाटर फिल्टर करा रहे हैं लगातार, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अति हर चीज़ की खराब है। बिल्कुल। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो नहीं करना है। तो पानी का कलर, यूरिन का कलर आपका गाइड होना चाहिए कितना पानी पीना है। ओके। और वो डिपेंड करेगा कि हम किस एटमॉस्फेयर में हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या काम करते हैं। तो इसलिए कोई थंब रूल ऐसा है नहीं।
अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ये भी कहा जाता है कि जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि बाय द टाइम यू आर थर्स्टी यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। जब तक आपको प्यास लग रही है इसका मतलब आप ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो क्या हम सब अपनी बॉडी को जानते हैं, तो हमें पता है कि हमें कब प्यास लग सकती है, तो हम उससे थोड़ी देर पहले भी पी सकते हैं पानी को। मतलब ये है कि एडिक्वेट वाटर पीना ज़रूरी है, 2 से 3 लीटर डिपेंडिंग नॉर्मली, और डिपेंडिंग कि उससे बढ़ाना है तो आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। वॉकिंग ज़्यादा है तो बढ़ा लो, और कम है तो उसको कम ही रखो। पानी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ज़्यादा पानी हो गया किडनी पे उतना ही ओवरलोड हो जाता है। एक्चुअली बॉडी जब तक हम होश में हैं हम डिहाइड्रेट नहीं हो सकते, बॉडी खुद डिमांड कर देती है। एक्चुअली बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है, हर सिस्टम बहुत फाइन ट्यून्ड है, तो इतना एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। बॉडी बहुत सिंपल है और बहुत फाइनली बैलेंस्ड है। हर चीज़ के लिए ईश्वर ने ना इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं, वो आपको परेशान होने देगा ही नहीं। पानी की जैसे शरीर में किडनी को लगेगी कि थोड़ी भी आप कम कर रहे हो, वो आपके इधर उधर के लॉसेस कम कर देगी, तुरंत किडनी को सप्लाई बढ़ा देगी। तो ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए इतना डरना नहीं है। और जनरली ऐसा होता भी नहीं है, हम सब थोड़ी बहुत देर में पानी पी लेते हैं। तो इतना हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आजकल क्या हो गया, हम लोग कई बार जो जिसे हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि हम सतर्क रहते रहते कब एकदम से डरपोक होते चले जाते हैं, हम जान नहीं पाते। सही बात है। तो सतर्क आदमी और डरे हुए आदमी बीच में एक बहुत पतली लाइन है। ये सतर्क आदमी कब डरपोक आदमी में बदल जाता है वो जान नहीं पाता। इसलिए सतर्क रहना अच्छी बात है, पर ये भी ध्यान रहिए कि आप कभी एकदम डरपोक न बन जाए बिल्कुल स्वास्थ्य को लेके। अच्छा, इसी में एक चीज़ और भी होती है कि ये तो हमने यूरिन के कलर पे बात कर ली, यूरिन फ्रॉथी भी हो जाती है। कुछ लोग अगर अपनी यूरिन पास कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि उनके WC में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ बन गया है उसका, चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, और ये भी क्या अलार्मिंग है या नहीं? है एक्चुअली क्या है कि फ्रॉथ का एक कॉमन कारण जो मेडिकल साइड से हम लोग देखें तो वो प्रोटीन का जाना है। यूरिन में अगर प्रोटीन ज़्यादा आ जाए, जिसे हमारी भाषा में प्रोटीन यूरिया कहते हैं कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है ज़्यादा, तो फ्रॉथ बनेगा। ठीक है। लेकिन इधर हम लोग बहुत लोगों को देख रहे हैं जो मे बी अगेन ये कि थोड़ा सा इंटरनेट के थ्रू में हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है, तो फ्रॉथ सबको समझ में ज़्यादा ही आ गया है और सब लोग देखते ही घबरा जाते हैं। बट क्या है कि जैसे मान लीजिए आप पानी लीजिए और पानी को WC में डालना शुरू करिए, तो भी WC में झाग बन जाएगा साधारण पानी से भी। क्योंकि झाग इस बात पे भी डिपेंड करता है कि WC का पानी कैसा है। कई बार आजकल लोग वो जो फ्लश करने के लिए टैंक होता है उसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं, तो कहो उससे झाग बन जा रहा है और आप घबरा जाएं। तो अगर झाग बनता है तो एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपको रेगुलरली बार बार रोज़ आप देख रहे हो कि झाग बन रहा है वो, तो अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर यूरिन टेस्ट में प्रोटीन बहुत जा रहा है तो अलार्मिंग है। ठीक है, तो डॉक्टर से मिलना है। लेकिन अगर यूरिन टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो फिर चिंता करने की बात नहीं है, झाग यूं भी बन सकता है। और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर मान लीजिए किसी का यूरिन टेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम तो किडनी डिजीज़ है ये। किडनी डिजीज़ तो किडनी 2 चीज़ें जल्दी से निकलने नहीं देती। जब किडनी यूरिन बनाती है, फिल्टर करती है, तो किडनी काम की चीज़ें सदैव रोकती है। उसका काम है कि जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसको न जाने दिया जाए। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन किडनी कभी नहीं जान देगी। ओके। सिर्फ एक प्रोटीन होता है जो यूरिन में जाता है, उसको हमारी भाषा में टाम हार्सफाल प्रोटीन कहते हैं, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ। ठीक है, पर एक वो प्रोटीन है। तो क्या होगा कि जब आप अपना यूरिन टेस्ट कराओगे तो आपको सदैव लगेगा कि उसमें रिपोर्ट आएगी कि ट्रेसेस में प्रोटीन आएगा। ये ट्रेस में जो प्रोटीन आता है, अक्सर उसमें 1+ लिखा होगा या ट्रेस लिखा होगा रिपोर्ट में। ये ट्रेस वही टाम हार्सफाल प्रोटीन है जो कि नॉर्मली आता है। उसको देख के कभी घबराना नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सिग्निफिकेंट प्रोटीन आ रहा है तो फिर उसमें किडनी के टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि ये किडनी की बीमारी में ही आएगा। और ये अलार्मिंग है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। अब मैं प्रोटीन पे ही बात करता हूँ। इंडिया में इस टाइम पे अनरेगुलेटेड मार्केट सबसे ज़्यादा जो बढ़ गया है वो है वे प्रोटीन का। 90% लोग इंडिया में नॉनवेज खाते हैं, 10% नॉनवेज नहीं खाते। तो उनकी बॉडी प्रोटीन को नहीं बना रही है ढंग से, उनको प्रोटीन बाहर से चाहिए।
अब जब वो वे प्रोटीन बाहर से लेंगे तो वो उनकी किडनी पे इफेक्ट डालना शुरू करता है। तो फिर इंसान फिर अपनी बॉडी में प्रोटीन को बनाए कैसे, जब उसकी प्रक्रिया कैसे आएगी फिर? मतलब ये तो करना ज़रूरी भी है ना, और ये कहते हैं किडनी के लिए हार्मफुल भी है। सही बात है, लेकिन मैं बताऊं इस पे, ये भी बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। ये जो अच्छा। प्रोटीन कि वेजिटेरियन को प्रोटीन नहीं मिलती, हाँ, इससे बड़ा और कोई मिथ नहीं है नहीं मेरी ओवर भाषा कुक भी कर देता है ना। जैसे मान लीजिए पनीर में ही अगर प्रोटीन है तो उसको इतना हम तेल और चीज़ों के साथ ओवर कुक कर देंगे कि वो अपना बेसिक न्यूट्रिएंट ही खो देगा। नहीं, प्रोटीन जब तक डीनेचर नहीं कर देते हम इतना कुक करके कि उसे डीनेचर कर दें, बिल्कुल। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक प्रोसेस होता है, फिर वो बेकार हो जाती है, लेकिन उससे पहले खराब नहीं होती। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर आप अंडे में प्रोटीन देखो और आप राजमे की प्रोटीन देखो, तो आपको समझ आएगा कि राजमा ज़्यादा प्रोटीन दे देता है। चने में बहुत प्रोटीन है, दाल में बहुत प्रोटीन है, इतनी प्रोटीन है कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है वो। ओके। जितनी हमें चाहिए, हम लोग कहते हैं नॉर्मली 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल आदमी के लिए, और इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब 100 ग्राम चने में, नॉर्मल चने में करीब 25 ग्राम प्रोटीन होती है। एक आदमी जो 60 किलो का है या 70 किलो का, तो उसकी ज़रूरत कितनी हुई? 60 से 70, 60 ग्राम, 70 ग्राम। यानी कि अगर वो दिन भर में 200 ग्राम दाल ले लेता है तो उसके तो 50 ग्राम वहीं से पूरे हो गए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी और चीज़ों से पूरी हो जाएगी, क्योंकि गेहूं में भी प्रोटीन है, चावल में भी प्रोटीन है, आपकी सब्जियों में भी थोड़ी बहुत प्रोटीन है, तो आपका हो गया। पर हम इस एक नैरेटिव में फंसे हुए हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाते तो हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी बहुत कैपेबल है, बहुत कैपेबल। कैसे? वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बना सकती है, वो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बना सकती है। अच्छा, हाँ, ये लीवर का काम है ओके, कि वो कन्वर्ट कर सकता है चीज़ों को। तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, अब मेरी क्या है, मेरी मसल डिमांड करेगी प्रोटीन की, बिल्कुल करेगी, तो क्या करेगा, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बना देगा और आपकी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। लीवर हमारा प्रोटीन स्टोर भी करके रखता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, बॉडी स्टोर कर लेती है, तो वो मोबिलाइज हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। इधर हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे, मेरे पास महीने में 1-2 बच्चे आ ही जाते हैं ऐसे, जो जिम जाते हैं और एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। वो वहाँ से प्रोटीन के पूरे बड़े बड़े डिब्बे खरीदते हैं और वो प्रोटीन पीते रहते हैं। 20-25 साल के, 20-25 साल के बच्चे, थोड़े दिनों में उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक से किडनी पे लोड बहुत पड़ जाता है, तो वो एक किडनी डैमेज का कारण बन रहा है। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कुछ भी खाओ, प्रोटीन सब जगह से आपको मिल रहा है। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन है। आप नॉनवेज नहीं खाते, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप वेज खाओ, वेज में दालें खाओ, पनीर खाओ, बहुत प्रोटीन है उसमें, आपकी ज़रूरत पूरी कर देगा वो। तो ये बिल्कुल डरना नहीं है। और एक्सेसिव प्रोटीन बॉडी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, किडनी को डैमेज करती है। तो क्या ये एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से ही किडनी में स्टोन्स होते हैं? बन सकते हैं, स्टोन भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ आपका किडनी डैमेज भी होता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये किडनी स्टोन्स का क्या पूरा बेसिक फंडा है? ये किडनी स्टोन्स एक्चुअली होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और अगर ज़्यादा बन गए तो ये कितना डैमेज कर सकते हैं किडनी को? किडनी स्टोन को यूँ समझें हम लोग कि नॉर्मली किडनी में ना 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये अगर किडनी है मान लीजिए, ऐसे ही होती है, बीन शेप कहते हैं किडनी को। तो किडनी के अंदर ये फ्री एरिया है, और ये किडनी का मांस है, है ना, यानी कि फ्लैश है किडनी में। इस फ्लैश में ब्लड आता है और पूरा फैला हुआ है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं हमारी भाषा में। उनमें ब्लड से छन के यूरिन बनता है और वो फिर इस खाली जगह में यूरिन आता है, ठीक है, और यहाँ से बह के नीचे पेशाब की थैली को चला जाता है, बनता रहता है। और ये प्रोसेस 24 घंटे आप सो रहे हो, जग रहे हो, ये अपने आप चल रहा है। हर वक्त ब्लड किडनी में जा रहा है और ब्लड छन रहा है। ठीक है। स्टोन कब बनता है? स्टोन बनना भी एक्चुअली कुछ लोगों को ही बनता है, और जिन्हें बनता है उन्हें बहुत बनता है।
तो उसमें क्या होता है कि एक थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं कि एक इनिशियल डिपोजिशन होता है, वो किडनी के मांस पे बिल्कुल यहीं पे, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनमें आके बनता है छोटा सा, उसे प्लाक्स कहते हैं हम लोग, रैंडाल्स प्लाक कहलाते हैं। तो वो यहाँ पे बन जाते हैं, आजकल हम लोग दूरबीन डालते हैं अंदर से हमें दिखते हैं वो। ओके। तो वो फिर बन के यहीं पे ग्रो करना शुरू करता है, फिर यहाँ से छूट जाता है तो वो इस सिस्टम में आ जाता है, और फिर यहाँ वो उसके ऊपर बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर वो साइज़ बढ़ता है, और या वो बह के कभी अपने आप निकल भी सकता है। तो ऐसे बनते हैं वो स्टोन्स। तो रैंडाल्स फ्लाक बनेंगे, फिर वो ग्रो करते जाएंगे, और उन्हीं पे फिर बड़ा सा पत्थर बन जाएगा। ओके। और वो या तो आगे बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं सिस्टम में जाके फंसेगा, और या वहीं पड़े 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 बड़ा होता रहेगा। ओके। तो इनसे क्या पूरी किडनी डैमेज हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोन्स बढ़ गए हैं किसी के? तो हाँ, स्टोन अगर हम अपने यहाँ देखें ना, तो किडनी डैमेज होने के जो 2 बड़े कारण हैं, वो एक तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। ठीक है। मैं सोचता हूँ तीसरा सबसे बड़ा कारण पत्थर ही है। ओके। पत्थर क्या करता है कि या तो वो पत्थर खुद इतना बड़ा होता चला जाता है, जिसे हम लोग की भाषा में स्टैगहार्न स्टोन कहते हैं। स्टैगहार्न मतलब जैसे स्टैग्स होते हैं ना, बारहसिंगे, उनके सींग की तरह हाँ, अच्छा। कई सारे सींग वाला पत्थर बन जाता है, ओके। तो स्टैगहार्न कहते हैं उसे। और क्या साइज हो सकता है उसका? कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर? हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, हमने देखा। अच्छा। तो वो स्टोन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स साइज धीरे धीरे किडनी खत्म कर सकता है। एक तो ये। बिल्कुल। दूसरा क्या होता है कि स्टोन कोई छोटा ही है और वो आगे जाके ट्यूब में फंस गया। अब इस किडनी से जो पेशाब बन रहा है उसको वो बाहर निकलने नहीं देता किडनी से, तो वो आगे रास्ते में फंसा हुआ है, चोक है, पैसे चोक हो गया। तो किडनी फिर क्या करेगी भाई, पेशाब बनाएगी, वो तो उसका काम ही है। बट थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि किडनी जो प्रेशर दे रही है और यहाँ जो ऑलरेडी भरा हुआ प्रेशर है वो उसमें से आने नहीं देता। तो धीरे धीरे किडनी एफर्ट करने के बाद थक के बैठ जाती है, फिर वो पेशाब बनाना ही बंद कर देती है। ओके। फिर वो ऐसे फेल हो जाती है। तो 2 तरीके से किडनी डैमेज होती है। एक, स्टोन अपने आप ही किडनी को डैमेज करता चला जाए कि किडनी का मांस ही खत्म करता चला जाए धीरे धीरे। दूसरा, रुकावट होने की वजह से धीरे धीरे किडनी में जितना वो पेशाब बना सकती थी वहाँ भरता गया और धीरे धीरे किडनी का मांस खत्म हो गया, और वो किडनी खत्म हो गई या किडनी ने खुद ही एक थक हार के काम करना बंद कर दिया। तो तीनों ही तरीक़ों से किडनी हमारी स्टोन डैमेज कर देता है। ओके। और ये क्या हमारी भाषा में कहना चाहिए कि ये लास्ट स्टेज है स्टोन की। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब ये तो कि हाँ, अगर हम सतर्क हैं और हम जान जाएं तो हमको उस स्टेज तक चीज़ें जाने देनी नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कि क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते भी इंसान को कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं? ये बिल्कुल सही है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत ज़रूरी लोगों को समझना कि ऐसा हो सकता है कि आपके किडनी में स्टोन हो और आपको कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, और धीरे धीरे वो स्टोन आपकी किडनी को डैमेज करता रहे, और जिस दिन पता लगे तब तक पता लगा कि पूरा डैमेज हो चुका, किडनी गॉन। छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी वो अस्पताल में भर्ती भी हैं, फिट आदमी हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बैडमिंटन खेल रहे थे, बैडमिंटन खेलते हुए तो उन्हें लगा कि कुछ हल्का सा दर्द हुआ आज पहली बार, और चूँकि बहुत सतर्क हैं तो उन्होंने तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें उनके किडनी में ट्यूब में स्टोन, यूरेटर में स्टोन आया। और उनकी किडनी तब तक डैमेज है, उनकी दूसरी किडनी इन्फेक्शन की वजह से उस पर भी क्रिएटिन बढ़ गया उनका। तो अब वो खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो गया भैया, मतलब मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई और फिर भी मेरा। तो ऐसा हो सकता है। अब इस चीज़ को ऐसे तो आपको कोई कॉल आएगी नहीं, तो इसलिए हम लोग आजकल सबसे कहते हैं कि साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए कि भाई अंदर क्या चल रहा है। एक बार चेक करना। तो ये किस एज के बाद करना चाहिए? ऐसे तो कोई, हम लोगों की भाषा में कहना चाहिए कि भाई 40 साल के बाद तो मैंडेटरी सा हो जाता है कि साल में एक चेकअप कर लेना चाहिए। मैं अगर इसको रिफ्रेम कर दूं थोड़ा सा कि हम उस तरीके से बता पाएँ, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो एक सर्टेन एज के बाद इंसान को किडनी को लेकर एटलीस्ट करा लेने चाहिए, और क्या अल्ट्रासाउंड हमें 30 के बाद ज़रूरी है हर साल कराना? एक तो ये है कि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी हमें कोई लक्षण नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, तो हमें साल में एक बार अल्ट्रासाउंड तो करा लेना चाहिए मेरी समझ से। क्योंकि अल्ट्रासाउंड सबसे
सस्ती सी जांच है और अपने बेसिक, देश में, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक जांच है, हार्मलेस जांच है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोगों को अल्ट्रासाउंड तो करवा लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा रहा किडनी को और जो चीज़ें डैमेज करती हैं उन पे नज़र रखने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो एक अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करती है, और एक किडनी डैमेज होने के बाद भी जैसा हम लोगों ने कहा वो बढ़ता है, अभी हम लोगों ने शुरुआत में सब बात की थी। तो ब्लड प्रेशर। तीसरी चीज़ शुगर है, अपनी शुगर टेस्ट करते रहें। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो भी किडनी को डैमेज करेगी, और अगर हो गई है तो भी डैमेज होगा, तो बोथ वेज। तीसरा ये है कि एक यूरिन का टेस्ट करा लेने से काफ़ी कुछ किडनी की सेहत पता लग जाती है। यूरिन किडनी का कहते हैं आईना है, अंदर क्या चल रहा है वो पेशाब अपने आप लिख के आ जाता है उसमें मोटे तौर पे, तो एक यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए। और चौथा एक किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग बोलते हैं, KFT टेस्ट। तो इतना अगर आप करा लेते हैं तो आप मान के चलिए, फिर अगर आपकी इतनी चीज़ें ठीक हैं तो 99.9% आपकी किडनी में कोई बीमारी नहीं है, और आप निश्चिंत होकर रह सकते हो। तो ये टेस्ट साल में एक बार इज इनफ? एक बार तो बनता है, हाँ, अगर आप 40 के ऊपर हैं तो हाँ तो बनता है। और अगर आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर पहले से ही है तो मेरी राय है कि किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट साल में कम से कम 2 बार कराना चाहिए। ओके। अगर अच्छा, पहले से। दूसरा हम लोग वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि अगर किसी को 3rd स्टेज तक उसकी किडनी पहुंच गई है और ख़त्म होने वाली है, किडनी फंक्शन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो क्या ये फ्यूचर में रिवर्सिबल है? किसी की किडनी एक बार ख़राब भी हो गई तो क्या उसके बाद वो क्या ठीक हो सकती है किसी कारण से? इसको हमारी भाषा में ना 2 तरीके से बांट देते हैं, मतलब 2 हाफ में बांट देते हैं। किडनी की 2 तरीके की इंजरी होती हैं। एक किडनी इंजरीज होती है जिन्हें हम लोग एक्यूट इंजरी कहते हैं, एक्यूट मतलब अचानक से हो गया, ठीक है। और एक क्रॉनिक इंजरी होती है जिन्हें आप लेमैन लैंग्वेज कह सकते हैं कि धीरे धीरे हुई, स्लो डैमेज और सडन डैमेज। जो स्लो डैमेज है किडनी का, उसका रिवर्सल बहुत रेयर होता है, और जो सडन डैमेज होता है उसका रिवर्सल बहुत अच्छा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के लिए, इसलिए क्योंकि इसी पॉइंट पे बहुत लोग प्ले कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एक्यूट इंजरी है, स्टोन हुआ, या कोई किडनी में और कोई इवेंट हो गई, कोई दवा की वजह से, कुछ खाने की वजह से, डायरिया की वजह से मेरी किडनी की एक्यूट इंजरी हुई, तो वो एक्यूट शटडाउन में जाएगी, मेरा क्रेटिन बढ़ जाएगा। ऐसी एक्यूट इवेंट यूजली अपने आप इम्प्रूव करती हैं अगर बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएं, कि डायरिया है, डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन मैनेज होगा तो किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके। क्योंकि उसकी वजह से हुआ, वो चीज़ ठीक है, कनेक्टेड है। अब इसी चीज़ को कुछ लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए उनके पास आप गए और आपकी किडनी ठीक हो गई, अब वो बोलेंगे कि देखिए मैंने इनकी डायलिसिस बचाई, उसके नाम का आपका अखबार में विज्ञापन निकाल देंगे। अब उस विज्ञापन को देख के आम आदमी नहीं जानता कि ये एक्यूट इंजरी का पेशेंट था। ओके। तो वो क्रॉनिक वाला बेचारा भी चला गया वहाँ इस उम्मीद में कि इनकी ठीक कर दी, मेरी भी कर देंगे, तो मेरी भी ठीक कर देंगे। अब ये जो आदमी ठीक करता है, ये आदमी इस सच को छुपा के बैठा हुआ है, आधा सच बोल रहा है, अश्वत्थामा मारा गया तक बोल रहा है? अब इस वजह से अब वो आदमी भी वहाँ बेचारा फंसा हुआ है, और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, वो इम्प्रूव नहीं होगा, साल 6 महीने में वो और अपना डैमेज करेगा, फिर कहीं जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी किडनी में डैमेज कौन सा वाला, एक्यूट है या क्रोनिक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को रिवर्स करना मुश्किल है, उसको कंट्रोल करने पे ओनस होता है कि कम से कम उसकी ग्रोथ हो, कि मान लीजिए आज मेरा क्रिएटिन 4 हो गया है, तो मैं कैसे इसको रोक के रखूं ताकि 7, 8, 10 तो ना पहुंचे, मेरी डायलिसिस बची रहे। अच्छा, मुझे आप 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे हम किडनी में स्टोन बनने से पूरी तरीके से रोक सकते हैं, कि हमारी किडनी में बिल्कुल स्टोन बने ही ना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, बन सकता है जब हम, हाँ, मेडिकल साइंस में एब्सोल्यूट जैसा कुछ है नहीं शब्द। आपने शब्द क्या बोला? पूरी तरीके से रोक सके, प्रिकॉशनरी। हाँ, तो अब हम पूरी तरीके से रोकने का कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है। इसका मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास मरीज आते हैं, बोलेंगे साहब मेरा किडनी का पत्थर कुछ ऐसे निकाल दीजिए कि दोबारा ना बने। तो मेरी क्लिनिक के ठीक बाहर
एक पेड़ है, उस पे फूल रोज ही आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप जाओ बाहर इस पौधे पे जो फूल लगा है इसे तोड़ के लाओ, पर ऐसे तोड़ना कि इस पे कल फूल ना आए। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ही स्टोन है, स्टोन जब किडनी में बन गया तो हम जाके उसे निकाल रहे हैं, हम उसका बनना रोकने का कोई सिस्टम नहीं है जो हम अंदर जाके ऑपरेशन से कर दें। दूसरा, आपके हाथ में भी एक लेवल के आगे कुछ नहीं है। उसी परिवार के 10 आदमी उसी चूल्हे का खाना खाते हैं, उसी से घर का पानी पीते हैं, उसी आबो हवा में रहते हैं, एक को पत्थर बनता है और 9 को नहीं बनता। क्यों? उस आदमी में भी कुछ फर्क है, उस आदमी में भी कुछ फर्क है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पत्थर ज़्यादा बनते हैं। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है, तो अगर किसी का वजन ज़्यादा है उसको पत्थर बनने का रिस्क बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, जिनकी एक्टिविटी लेवल बहुत लो है, उनको पत्थर बनने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। तीसरा है डिहाइड्रेशन, तो जितना कंसंट्रेटेड यूरिन होगा उसमें साल्यूट लेवल यानी जो घुली हुई चीज़ों की मात्रा है, जैसे जितनी चीनी बढ़ाते जाएंगे शरबत में उतना ही चीनी नीचे बैठती जाएगी। तो अब गाढ़ा जितना पेशाब करते जाएंगे पत्थर बनने की संभावना बढ़ती जाएगी। अच्छा, ठीक, तो ये 3 तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कुछ डाइट में चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि नमक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टोन बनाने में काम करता है, तो नमक को कम खाना चाहिए। ठीक है। पत्थर नहीं बनेगा, कम बनेगा, मतलब नहीं तो जैसा शब्द है नहीं। ठीक है। नॉनवेज प्रोटीन जितनी है ये पत्थर बनने में बहुत सहायक है, तो जितना ज़्यादा नॉनवेज कोई खाता है उसको पत्थर बनने की संभावना उतनी ज़्यादा है। और मैं तो अब लोगों से ये कहता हूँ कि जब आप बैठें टेबल पे तो जब मुंह में नॉनवेज धरें तो ये याद करें कि आज मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, मेरा मन है कि मुझे पत्थर बने, इसलिए मैं खा रहा हूँ, तो वो आपको तुरंत रोक देगा। तो हम लोग लिमिट करते हैं कि 100 ग्राम से 200 ग्राम हफ्ते में 1 से 2 बार खा सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता कि अगर मुझे कोई बोले कि दिन में आप 2 सिगरेट तक पी सकते हो तो मैं 2 की 4 कप पी जाऊंगा, मैं जान नहीं पाऊंगा। इसलिए बेहतर ये है कि सिगरेट ना ही पिए। तो जब आपको स्टोन बन रहे हैं तो आप ये मात्रा तय करें कि मैं 100 ग्राम मीट खाऊं कि 200 ग्राम मीट खाऊं, उससे अच्छा आप मीट छोड़ दें, आप ना खाएं। तो चौथा क्या रहता है कि जो लोग नींबू या खट्टे फलों का ज़्यादा उपयोग करेंगे उनको पत्थर कम बनेंगे। इसका मतलब नींबू पानी सुबह पीना एक अच्छी चीज़ है। पीना अच्छी चीज़ है, नींबू पानी। सिट्रिक जितने भी हैं, इसके अलावा जो हाई ऑक्जेलेट चीज़ें होती हैं, हाई प्यूरिन आइटम्स होते हैं, जैसे कद्दू है, बैंगन है, गोभी है, आपका मशरूम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर कोई मान लीजिए किसी को, जैसे मतलब आपने कहा मैं पालक खाता हूँ, तो 100 ग्राम पालक ही घर में 4 लोगों ने मिलकर खाई तो क्या मिली। लेकिन अब कोई पालक कितना शौकीन है, वो सुबह पालक खाता है, दोपहर को पालक खाता है, रात को पालक खाता है, अब इस आदमी को पत्थर ज़्यादा बनेगा। तो उस पर बैलेंस है, तो बैलेंस डाइट पर रहना है। तो इतनी चीज़ें मोटे तौर पर क्या याद रखना है? एक्सरसाइज, डाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज़ कंट्रोल, प्रोटीन कंट्रोल, नमक कंट्रोल, पानी खूब ज़्यादा, नींबू खूब ज़्यादा, बस। ओके। तो नमक की बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो टेबल सॉल्ट होता है, दूसरा आजकल मार्केट में आ गया पिंक सॉल्ट, उसके अलावा पहले से चला रहा है सेंधा नमक, काला नमक, तीसरा ये हिमालयन सॉल्ट। लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट को बंद करके हिमालयन सॉल्ट का यूज़ ज़्यादा कर दिया है, और स्टडीज़ भी बता रही है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है एज़ कम्पेयर टू आयोडाइज सॉल्ट वाले लोग। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, आयोडाइज साल्ट का जो उपयोग सरकार ने शुरू किया था वो आज से नहीं, आज से 25 साल 30 साल पहले से भी ज़्यादा पहले हो चुका है, और बहुत बड़ी स्टडीज़ के बाद आया था वो, क्योंकि हमारे देश में घेंघा रोग बहुत हो रहा था। तो उसमें आयोडीन की कमी से ही वो हो रहा था। तो मास लेवल पे आयोडीन सब तक के घर तक हर के खाने में पहुंचाने का उससे बेहतर साधन कुछ था नहीं, ऐसा स्टडीज़ ने बताया, तो वो किया गया। तो देखा जाए तो अब आप इधर देखते होगे, आप तो इतने लोगों से रोज़ मिलते हो, हज़ारों आदमी आपके आश्रम में भी आता है, तो आपको दिखता होगा कि घेंघा वाले लोग अब दिखते नहीं दिखते। एक वक्त था, मान लो पिताजी से पूछोगे तो कहेंगे हाँ गांव में 10 लोगों को तो देखे मैंने, मेरे गांव में कई लोग देखे। होता ही था। कैसे ख़त्म हुआ? आयोडाइज साल्ट से।
ओके अब अगर आप ये मिथ फैलाना शुरू करेंगे कि आयोडाइज साल्ट नहीं खाना और हिमालयन साल्ट खाना है, तो आप साइकिल को वापस घुमा देंगे, ओके, फिर से देश में घेंगा रोग फैल जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले तो आपको ये करना ही नहीं है, किसी ऊपर को से नहीं महंगा भी करना है। बहुत आता है, महंगा भी मार्केटिंग गिमिक। मार्केटिंग गिमिक है। दूसरा नमक है, बस इतना याद रखिए, नमक है। आप चाहे जो सा नमक खा रहे हो, आप ले देखिए नमक खा रहे हो। एक नमक है जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसे हम लोग आजकल लोना नमक कहते हैं, वो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि सोडियम किडनी के डिजीज के पेशेंट के लिए उतना घातक नहीं है जितना कि पोटेशियम घातक है। ओके, तो अगर किसी को किडनी की बीमारी है और वो लोना नमक यानी पोटेशियम का साल्ट खाता है, अब वो अपने जीवन पे और एक बड़ा रिस्क पैदा कर रहा है। तो हमें सोडियम NaCl खाना है, तो मतलब साधारण नमक खाना चाहिए। जीवन में जितना चीज़ें फैंसी होती जाएंगी उतने कष्ट बढ़ते जाएंगे, ये मोटा मोटा याद रखिए। ज़्यादातर फैंसी अच्छा नहीं होता। ओके, तो स्टैंडर्ड जो बड़े बूढ़ों ने कानून बना दिए हैं वो कुछ सोच समझ के ही बनाए, बिल्कुल, उन्हें फॉलो करें। एक मज़ेदार सी चीज़ बताता हूँ थोड़ी सी आपको, आप बताना इसका रीज़न क्या है। हम लोग सब जब छोटे होते थे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, लड़कों में बेसिकली, एक कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा दूर तक पेशाब गिराता है अपनी। मैं खड़ा हूँ, मेरे 2 दोस्त खड़े हैं, तो जिसकी दूर तक जाती थी वो कहता था देखो मेरी इतनी दूर तक गई। विथ टाइम जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं और जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं, उसका डिस्टेंस कम करके इतना हो जाता है कि इंसान को फिर जोर लगाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। तो ये क्या रीज़न है इसका, और अगर जोर लगाना पड़ रहा है तो इसके पीछे इतनी प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है? दो बातें, एक तो ये जो आप कह रहे हो ना, से हम लोग इसे कहते थे, हम लोग बोलते थे कि नाम लिखना दीवार पे, शू से नाम लिखते थे दीवार, हाँ, ठीक है। तो वो ठीक बात है, बचपन में। हाँ। दो चीज़ें हैं देखिए, एक तो ये कि उम्र के साथ हर तरीके की पावर कम होती है, तो पेशाब की धार की भी पावर कम होगी ही होगी। ठीक है, ठीक, तो एक एजिंग को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यानी कि जो बचपन में कर सकते थे वो हो सकता है कि 50 साल में ना कर पाए, और जो 50 साल में कर सकते थे हो सकता है 90 में ना कर पाए। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात, जो यूरिन का हमारा फ्लो है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, और वो किसी भी बेसिक फिजिक्स का हिस्सा है कि एक प्रेशर पे, कि अंदर से प्रेशर हम कितना बनाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे हमने पानी का प्रेशर पंप लगाया तो फ्लो और बढ़ जाएगा बाथरूम में, और बिना प्रेशर पंप का पानी है तो पानी का फ्लो कम रहता है, बिल्कुल, है ना। प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है ल्यूमेन पे, पैसेज कितना क्लियर है। तो अब अगर पैसेज टाइट हो जाएगा, प्रेशर कितना भी हो, फ्लो नहीं बनेगा। अब ल्यूमेन बढ़िया है और प्रेशर कम हो गया तो भी फ्लो नहीं बनेगा। तो अगर किसी आदमी का, उसे लगता है कि उसकी धार अब ऐसे ही गिर रही है, है ही नहीं, जो पैराबोला बनता है वो पैराबोला नहीं बन रहा, और पैरों के पास गिर रही है, पैंट गंदी हो जा रही है, तो इसका कारण यूजुअली दोनों में से कोई एक होगा। या तो प्रेशर वीक हो रहा है, यानी कि ब्लैडर वीक हो रहा है, और या प्रोस्टेट या कोई नली में कोई चीज़ है जो उसको रुकावट दे रही है। ओके, तो जब कभी भी ऐसा हो तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो तुरंत अपना डॉक्टर से चेक कराएं, और जो भी निकलेगा उसके हिसाब से इलाज हो जाता है इसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट साइन है, इसको फॉरगेट नहीं करना है, इसको, और इसको भूलना भी नहीं चाहिए। प्रोस्टेट नाम सुनते ही लगता है कि बहुत डरावनी चीज़ है, पहली बात तो ये प्रोस्टेट है क्या, कैंसर में ये कैसे बदल जाता है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर की सलाह से तो करेंगे, बट नेचुरली भी इंसान क्या क्या चीज़ें कर सकता है जिससे कि ये ठीक हो जाए? कई सवाल हैं इसमें। तो पहले तो प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक मेल आर्गन है, इसको ऐसे समझिए, एक मेल आर्गन है, यानी कि जितने मर्द हैं सबको प्रोस्टेट है। जैसे सबके नाक है, सबके आँख है, सबके प्रोस्टेट है, ऑल मेन। अक्सर ये हम बहुत देखते हैं, लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें लिख के आता है आपको प्रोस्टेट है, और वो एकदम घबरा जाते हैं, सब मेरे तो प्रोस्टेट निकला है। उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई ये ऐसे ही, जैसे मुझे मेरी नाक दिख नहीं रही ना, मैं अगर मान लो शीशे के सामने खड़ा हो, नाक दिख जाए तो मैं घबरा जाऊँगा, ये मेरे नाक है।
नाक तो मेरे है, मुझे दिखती नहीं, ऐसे ही प्रोस्टेट भी आपके है और आपको दिखती नहीं। तो अगर आप मैन हैं, मर्द हैं, तो आपको प्रोस्टेट है। ठीक है। प्रोस्टेट होना अपने में बीमारी नहीं, इसका मतलब हम्म। प्रोस्टेट कोई बीमारी बना रही है या आपको कोई तकलीफ दे रही है तो चिंताजनक है। और प्रोस्टेट है कहाँ? जो पेशाब की थैली होती है, उससे जैसे ही पेशाब का रास्ता शुरू होता है, उसके चारों तरफ ऐसे प्रोस्टेट लगी होती है। तो प्रोस्टेट हमारे पेशाब के रास्ते के चारों तरफ है, ऐसे घेर के रखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये रास्ता इतना खुला हुआ है और ये प्रोस्टेट इसे दबाने लग जाए तो ये रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर प्रेशर लगा के भी पेशाब नहीं होती। तो प्रोस्टेट में दो कंपोनेंट होते हैं। एक उसका वजन, तो जब वो साइज में बढ़ना शुरू होती है तो रास्ते को दबाती है, और एक उसके अंदर मसल्स भी होती हैं, तो जब वो टाइट हो जाती हैं तो भी रास्ते को दबाती हैं। तो अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि साहब मेरी प्रोस्टेट तो छोटी है, मेरी तो बड़ी नहीं, तो मुझे बीमारी क्यों? तो समझना है कि प्रोस्टेट छोटी होके भी बीमारी दे सकती है। ओके। जैसे कि इसको हम बता कि जरूरी नहीं कि गोली बड़ी हो तभी वो डैमेज करे। छोटी सी रिवॉल्वर की गोली भी तो नुकसान कर सकती है। कई बार वो ज़्यादा करती है, जैसे बड़े सी 12 बोर की बंदूक की गोली से। तो ऐसे ही ये है, वो डिपेंड्स कि लग कहाँ रही है। लग कहाँ रही। तो प्रोस्टेट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डायनेमिक कंपोनेंट, जो मसल है, वो रास्ते को दबा सकता है। इसलिए आपका प्रोस्टेट का साइज कुछ भी हो, सिम्टम इम्पॉर्टेंट है, साइज नहीं। यानी अगर आपको पेशाब की धार संबंधित दिक्कत है या बारंबारता बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बार बार पेशाब जा रहे हैं, रात को कई बार उठना पड़ रहा है, और कंट्रोल करना मुश्किल है, अर्जेंसी बहुत हो रही है, ये सब प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। बाकी फिर आपने पूछा कि भाई ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आज के वक्त में दवाएं बहुत इफेक्टिव हैं। तो 100 में से 99 बार मैं तो बोलूँगा, नहीं तो 90 बार तो है कि दवाओं से जीवन भर कंट्रोल रहती है। बट दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि प्रोस्टेट है तो है, अब कहीं जाएगी तो है नहीं। तो दवा खाते रहेंगे ठीक रहेंगे, छोड़ देंगे फिर बदल जाएंगे। तो कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं कि साहब मैंने दवा खाई, मैं तो ठीक हो गया, मैंने छोड़ दी। अब ये बुखार की तरह नहीं है, बुखार आया पैरासीटामोल की गोली खाई, हम ठीक हो गए, बात खत्म। बिल्कुल, यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो प्रोस्टेट है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनकी दवा जब शुरू होगी तो फिर लाइफ चलती रहेगी, लाइफ कंट्रोल रहेगा। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बंद ना करें, बस ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार इंसान रात में वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठ रहा है, यूरिन पास कर रहा है और सो जा रहा है, वो एक नॉर्मल चीज़ मानते हैं। लेकिन अगर बार बार कोई इंसान उठ रहा है तो क्या ये नॉर्मल है? और पेशाब की वजह से अगर उसकी नींद टूट रही है स्पेशली, तो क्या ये नॉर्मल है या इसको वार्निंग साइन की तरह लेना चाहिए इंसान को? नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट लिया कि अगर पेशाब की वजह से नींद टूट रही है, हम लोग जब बोलते हैं रात को बार बार उठना, हमारी इंग्लिश में उसे नाकचूरिया कहते हैं कि रात को यूरिन करने के लिए बार बार जागे। अप टू 1 नॉर्मल है, एक बार तक उठना नॉर्मल है, कभी कभार 2 बार भी नॉर्मल में ले सकते हैं। लेकिन अगर बार बार उठना पड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है और इसका इलाज होना चाहिए। यहाँ पे बस सिर्फ इतना ध्यान रखने का है कि जो आपने अंडरलाइन किया वर्ड कि नींद टूट रही है, तो अगर नींद नहीं आ रही है और हम बार बार पेशाब कर रहे हैं, अक्सर लोग आएंगे बोलेंगे मैं रात को बहुत बार पेशाब जाता हूँ, मैं बोलूँगा सोने के कितनी बार, तो बोलेंगे सोने के बाद नहीं, सोने से पहले, क्योंकि वो रात तो जहाँ सूरज डूबना शुरू हो गई। सोए 12 बजे आप, और आपके लिए तो रात 8 बजे 7 बजे शुरू हो गई, जो 12 बजे तक आपने 10 बार कर लिया, तो वो रात की पेशाब नहीं कहलाएगी। सोने के बाद जो पेशाब करने के लिए नींद खुलती है वो नाकचूरिया है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो हो रहा है तो फिर उठे, या नींद ही अच्छी नहीं आ रही तो फिर नींद का इलाज कराना, ना कि पेशाब का इलाज कराना। नहीं, कई सारे लोग हैं जो मैंने देखा है कि एक तो उनको पता होता है कि मुझे रात में टॉयलेट आनी है, तो उनकी अपने आप उठते हैं, जाते हैं, करके वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अचानक से उनकी नींद टूटती है कि नहीं यार अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो एक बार जाते हैं, फिर 1.5-2 घंटे बाद दोबारा जाते हैं, जबकि उन्होंने इतना पानी भी नहीं पिया होता। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अलार्मिंग सिचुएशन। ओके। और रात में फिर मुझे लगता है कि पानी पी के सोना भी नहीं चाहिए इंसान को। नहीं, हम लोग सबको मना करते हैं कि क्या है कि ब्लैडर की ना होल्डिंग कैपेसिटी जो है उम्र के साथ बदलती जाती है। ओके। पर वही बात है कि बचपन में जो था वो बुढ़ापे में नहीं होगा। तो जो ब्लैडर जितना होल्ड कर सकता है वो लेवल के साथ, समय के साथ बदलेगा लेवल। तो आपको एक उम्र के बाद ये ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड रात में नहीं लेने ज़्यादा।
ओके। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो दवाएं खाते हैं आप, उनमें ज़्यादातर दवाएं अगर दिन में खाई जा सकती है तो उन्हें दिन में खाएं। जितनी मजबूरी है उन्हें रात को ही, डॉक्टर ने कहा है कि रात को ही खाना है, वही रात के लिए रखें। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, अगर कोई लेता है तो ये सब रात को ना लें, इससे फिर रात को बहुत पेशाब होता है। कई बार कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो बहुत पेशाब बनाती हैं, जैसे डाइटॉर की गोली ले रहा है कोई, लैसिस की गोली ले रहा है, तो ऐसी दवाओं को रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो रात में आपको सोने नहीं देंगी, जब तक कि बहुत मैंडेटरली डॉक्टर ने ही ना बोला हो कि नहीं भैया खाना ही पड़ेगा आपको। तो उस तरीके ओके, नहीं बहुत, ये तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें। होल्डिंग यूरिन तो इतना बड़ा टॉपिक हो गया है कि ज़्यादातर फीमेल्स, मतलब आप देखें कि ज़्यादातर घरों में एक लड़की को ग्रो जब एक मदर करती है तो ज़्यादातर बोलती है कि बेटा स्कूल में टॉयलेट मत करना। खैर उनका ये कंसर्न भी रहता है कि यूटीआई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक गलत ट्रेनिंग भी तो है, क्योंकि ब्लैडर को फिर आदत पड़ जाती है धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा के होल्ड करने की। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तो गुब्बारे की तरह फूल रहा है, एक समय आएगा कि जब वो श्रिंक करेगा तो लटक जाता है और कमज़ोर पड़ जाएगा। ये लोग नहीं समझते और यूरिन को होल्ड बहुत ज़्यादा देर तक करने लग जाते हैं। यूरिन, फाट, पॉटी और छींक, ये मुझे लगता है कभी रोकनी नहीं चाहिए। छींक तो बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, और जहां आपको जगह मिले आप कहीं बाहर जाके वो चीज़ करके वापस आ जाओ, क्योंकि ठीक बात है, इनसे ज़्यादा डैमेज इंटरनल चीज़ों में कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, वेग को नहीं रोकना, बिल्कुल वेग को नहीं रोकना, तो उसमें ये सब चीज़ें ठीक बात है। जो ये वाली ट्रेनिंग है तो मैं भी एग्री नहीं करता इस बात से कि यूरिन को नहीं करना चाहिए। दूसरा एक बड़ी बात यह है कि हमारा जो अपना तरीका है, इंडियन वे ऑफ पासिंग यूरिन एंड गोइंग टू लू, वो ये है कि हम लोग स्क्वैट करके करते थे। ठीक, ये जो कमोड सिस्टम है ये कहीं से भी हमारे लिए है नहीं है, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है, हाईली से मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत पर्सनलाइज आइटम है ना, जैसे कि आप अपनी अंडरवेयर शेयर नहीं करते, तो कमोड भी शेयर नहीं होना चाहिए। सही बात है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे घर में तो परिवार में 10 लोग होते हैं, बाथरूम हम एक बनाते हैं, उस पर कमोड धर दिया, अब 10 आदमी शेयर करेंगे उसको। बिल्कुल। मैं अभी बात कर रहा था स्कूल में कि बच्चे के स्कूल में इंडियन टॉयलेट ही नहीं है, सिर्फ कमोड है। बताइए कैसे हो पाएगा? इंडियन टॉयलेट में फ़ायदा क्या है कि आपकी बॉडी से टॉयलेट सीट का कंटैक्ट नहीं है। बिल्कुल भी। तो जब तक कंटैक्ट नहीं है यूटीआई नहीं होगा आपको। ओके। बैक्टीरिया बिना कंटैक्ट के ट्रैवल नहीं करता, यूरिन नहीं है। तो अगर हम शू कर रहे हैं कहीं खड़े होके, तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि वो धार पकड़ के हमारे अंदर घुस जाएगा, सही बात है ना। तो आप बिल्कुल ना डरें, कहीं भी पेशाब करें, पर बस इतना ध्यान रखें कि बॉडी टच नहीं करनी चाहिए। ओके। तो इंडियन टॉयलेट यूज करें, जहाँ नहीं इंडियन टॉयलेट है, कमोड है, उस पर स्क्वैट करके शू करें। ओके। बैठ के करें, स्क्वैटिंग इज द बेस्ट वे। और नहीं तो आजकल अब फिर बहुत सेफ आ गए, पी सेफ करके आता है, वो आइटम्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक और सेशन इस पे करेंगे। मैं मिथ बस्टर्स करता हूँ सबके साथ के, कुछ मिथ हैं और फैक्ट्स हैं, तो आप बताइए, आप वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं कि टी और कॉफ़ी क्या ठीक है कंपैरेटिवली? दोनों ही किडनी के लिए ठीक नहीं है। नहीं है ना, बट बट जो आपकी चॉइस हो, बट दोनों ठीक नहीं है। लेकिन मतलब मॉडरेशन में पी सकते हैं, दिन का एक या दो। हाँ, ले सकते हैं। लोगों की आदत है 5-5, 6-6 ब्लैक कॉफ़ीज पीने की, तो जो कि ऑलरेडी स्ट्रेस भी बढ़ा रही है आपको, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रही है आपका, और किडनी पे भी हार्म कर रही है। ठीक है, लेमन वाटर तो आपने मुझे बता ही दिया, इट इज़ अ गुड यस, पीना चाहिए। लेमन वाटर ठीक है, लेकिन सिर्फ सुबह नहीं, कभी भी। जिनको स्टोन, लोग तो शाम को भी पीने लगते हैं। जिनको स्टोन बनता है उनके लिए लेमन वाटर हम लोग कहते हैं कि दिन में कई बार लेना चाहिए उनको। अच्छा। हाँ, तो उनको लेमन नींबू निचोड़ के, कोई भी सिट्रस चीज़ ले लें, चाहे आंवला खा लें, सिट्रस फल ले लें। हाँ, मतलब हाँ, सिट्रस फल ले लें। एक बहुत बड़ा मिथ जो लोगों के दिमाग में है कि बियर और शुगर केन जूस हमारे किडनी स्टोन्स को जल्दी निकाल देता है। नहीं, गलत है।
ओके। बियर पीने से पत्थर नहीं निकलता, ये बिल्कुल मिथ है। डायलिसिस का कंसेप्ट था, यानी कि बहुत सारा पेशाब बनाने का पहले कंसेप्ट था, जिसमें हम लोग पेशेंट्स को बोतल लगा के, लैसिक्स लगा के, पर वो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि 2 किडनी होती है ना, तो दूसरी किडनी से वो यूरिन चैनल कट जाता है बजाय इस किडनी पे प्रेशर देने के, और प्लस पेन बढ़ सकता है। तो ये ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। ओके। एल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर या आरओ वाटर, इन सब में से सबसे अच्छा क्या है? पानी पानी है। ओके, तीनों पी तो सकते हैं। पानी पे पैसा बर्बाद ना करें, साफ पानी पिए बस। नॉर्मल। आप आरओ पिए या अल्कलाइन पिए या ब्लैक पिए या टैप पिए, साफ पानी पिए। ओके, मतलब इसका कोई खास ये भी नहीं है कि पानी से किडनी आपकी हमेशा हेल्दी ही रहेगी? पानी से किडनी हेल्दी रहती है, लेकिन कौन सा पानी पीते एक्स्ट्रा हैं की बात कर रहा हूँ मैं, और प्लस एक्स्ट्रा कोई नहीं। ऐसा हाँ, एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल मार्केटिंग गिमिक है ओके। कि आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आप ब्लैक वाटर पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आरओ वाटर में भी वही बात है कि आरओ वाटर का मेन जो उद्देश्य है वो साफ पानी देना है, ना कि संतुलित भी कह सकते हैं। पूरे दुनिया में एक ट्रेंड हमेशा से चला आया है, सेलिब्रिटीज जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको कोई एक चीज़ आप पकड़ा दो तो वो अपने आप फेमस होने शुरू हो जाएगी। डायमंड सबसे पहले शुरू हुआ, जो सबसे डिग्रेडिंग चीज़ है, मतलब पैसों के मामले में गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जब से सेलिब्रिटीज़ को देना शुरू किया तो उसकी वैल्यू बढ़ी, तो आज आदमी उसको बहुत लग्जरी और प्रेशियस चीज़ समझता है, जबकि वो उतनी ज़्यादा है नहीं। ऐसे ही अल्कलाइन वाटर हो गया, ऐसे ही ब्लैक वाटर हो गया। जैसे विराट कोहली ने कोई पानी पीना शुरू किया तो लोगों ने कह दिया कि नहीं, यही पानी सबसे अच्छा है। ये जरूरी नहीं है, आपको रुकूंगा, ये जरूरी नहीं है कि विराट कोहली वो पानी पीते ही हो। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। अभी रूल इस पे आ रहा है कि जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं उनको उसको यूज करना होगा। उस हिसाब से अजय देवगन की तो हालत खराब हो जाएगी। कि ब्लड इन यूरिन, ये इग्नोर करना चाहिए स्टार्टिंग में कभी डॉक्टर नहीं, को? कभी नहीं। ओके। ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको कभी हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको यूरिन में ब्लड दिखता है, इमीडिएट कंसल्टेशन यूरोलॉजिस्ट और जांचें। ओके, ठीक है। एनलार्ज प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसका मतलब है कि कैंसर हो चुका है? बिल्कुल गलत है। ओके। प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कैंसर नहीं है। कैंसर एक अलग बीमारी है, वो प्रोस्टेट में हो सकती है, लेकिन एनलार्जमेंट अपने में कैंसर है ऐसा कहना गलत है। ओके। वे प्रोटीन का मतलब, अगर वे प्रोटीन ज़्यादा है इसका मतलब है किडनी डैमेज 100%? 100% पे तो हम लोग कुछ नहीं कहते कभी, लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन डेफिनेटली किडनी को नुकसान करती हैं, स्टोन बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो इसलिए प्रोटीन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं। ओके ओके। किडनी को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली कोई एक लाइफस्टाइल? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसलिए आप एक्टिव रहें, ओके, हेल्दी रहें, वेट मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें। नॉर्मल कोक अच्छी नहीं है किडनी के लिए, डाइट कोक किडनी के लिए अच्छी है? कोई भी कोक किडनी के लिए अच्छी नहीं है। ओके। पेन किलर्स सबसे ज़्यादा डैमेज किडनी पे करते हैं, कभी पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, ओवर द काउंटर तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ट्रू, ज़्यादातर पेन किलर्स किडनी को डैमेज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स हैं जो सिर्फ किडनी पेशेंट्स को देते हैं हम लोग, या जो किडनी पे असर नहीं डालते, पर ज़्यादातर इसलिए बिना जानकारी के पेन किलर जहाँ तक हो सके ना खाएं। ओके। अगर किडनी स्टोन हुआ है तो उसका मतलब है कि वो ऑपरेशन से ही निकलेगा और कोई चारा नहीं है? नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन दवाओं से भी निकल सकते हैं, किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और किडनी स्टोन स्वतः भी निकल सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ स्टोन। ओके। तो तीनों तरीके हैं, लेकिन ये तय किडनी स्टोन का साइज़, किडनी स्टोन की लोकेशन कि वो कहाँ पे है, कितना बड़ा है, शेप किस शेप कैसी है, और ये तय करेगा कि किडनी स्टोन के साथ में सिम्टम क्या आ रहे हैं। इससे तय होता है उसका इलाज, ना कि किडनी स्टोन सिर्फ एक ब्लैंकेट नाम लेने से तय होता है। कोई एक ऐसी एडवाइस इस पूरे पॉडकास्ट में से अगर हम सम अप करें, आप लोगों को देना चाहो, जिससे कि, क्योंकि आप एक यूरोलॉजिस्ट हैं, कि इंसान अपनी किडनी या अपने टोटल ओवरऑल इस हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकता है, जिससे कि उसको 90% डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, हम लोग की मेडिकल साइंस में हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके। तो सावधानी में ही सब कुछ है। तो सावधानी के लिए बीमार ना पड़ना ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि आप बीमार ना पड़ने के लिए क्या दिन में काम करते हैं, तो अक्सर लोग चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि मैं दिन भर में ऐसा क्या करता हूँ जिससे मैं बीमार ना पड़ूँ।
तो आप अपना बीमार ना पड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाएं जो आपको सूट करता हो। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है डाइट और एक है एक्सरसाइज। अगर आप डाइट एक्सरसाइज का सिस्टम फॉलो करते हैं, ज़्यादातर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें से। मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम बाद एक दूसरा सेशन करें, उसमें हम प्रोस्टेट कैंसर पे बात करें, किडनी कैंसर पे बात करें, किस तरीके से कैंसर बढ़ता है। अभी आप मुझे बता रहे थे कैंसर किस तरीके से ग्रो करता है, और मतलब कैंसर सबकी बॉडी में है, बट किसी के में ग्रो कर रहा है, किसी में ग्रो नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला उसके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पूरे वीडियो को और हमारे चैनल को ऐसे लोगों को शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे चल के ऐसे और अच्छे वीडियोज़ बनाऊंगा, ऐसे और नॉलेजेबल लोगों को लेके आऊँगा जो कि आपकी हेल्थ और वेलनेस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू।